है, होम मिनिस्ट्री के पास भी होता है और निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन पे पास भी होता है। तो सारे लोगों की निगरानी में बिल्कुल पारदर्शी है। पूरे इतने दिनों से तमाम जो गवर्नमेंट आई उन्होंने टूरिस्ट वीजा के बुनियाद पर ही तबलीग का काम करने के लिए सारे फॉरेन जमातों को आने दिया। पूरे इंटरनेशनल मरकज है निजामुद्दीन और हर साल लाखों की तादाद में फॉरेन की जमातें आती है। क्या ये चीजें क्या सरकार से छुपी हो सकती है? तो ये सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए। ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा था, मैं यही जवाब जानना चाह रहा था। मेरा सवाल एक और है शोएब जामई साहब कि ये जो पूरा मंजरनामा है, कोरोना वायरस, तबलीगी जमात, मरकज, इसमें इस पूरे जो मंजरनामा आपके सामने है, इसमें आप तबलीगी जमात को कहां देखते हैं, किस हालत में देखते हैं, कितना कसूरवार देखते हैं, कितना इंसाफ पसंद देखते हैं और कितना मजलूम देखते हैं? मैं इस मामले में 30% इनको लापरवाह मानता हूं और 70% विक्टिम मानता हूं। 30% लापरवाह इसलिए मानता हूं क्योंकि आपका जब इंटरनेशनल मरकज है और आप पूरे दुनिया से जमातें आ रही हैं, तो फिर आपको इस बात का जरूर ख्याल होना चाहिए कि जब पूरे दुनिया में वबा फैल रहा है तो पहली बात तो देखिए, ये बात तो मानना पड़ेगा कि भाई जो फॉरेन की जमातें आती है उसका पहले से निजामुद्दीन को पता नहीं होता है, क्योंकि जब जमातें आ जाती है तब उसको पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ से जमात आई, वहां से जमात आई, क्योंकि ये एक ट्रांजिट की तरह काम करता है। यहाँ से जमातें आती है, फिर दूसरे मुल्कों में चली जाती है, दूसरे शहरों में चली जाती है। तो देखिए, निजामुद्दीन की ये लापरवाही थी कि उन्होंने पहले से मना कर देना चाहिए था और सारी कांग्रीगेशन जो थी धीरे धीरे उसको खत्म करवाना चाहिए था। और 13 तारीख के दौरान में यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ी लापरवाही हुई है ये कि भाई उनको जो है वहां पे कांग्रीगेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन 70% मैं विक्टिम इसलिए मानता हूं कि जब इन सारी चीजें होने के बावजूद जब आप प्रशासन को सूचित कर रहे हैं, पुलिस को सूचित कर रहे हैं, खत लिख रहे हैं, उनके पास जाके मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी एसडीएम नहीं सुनता है, पुलिस नहीं सुनती है, कर्फ्यू पास नहीं मिलता है डिस्पर्स करने के बाद, फिर आप उसको पूरा डिमोनाइज करके सारा का सारा ठीकरा दिल्ली पुलिस मरकज में ढक देते हैं और केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस दिल्ली जो सरकार है, एसडीएम है केजरीवाल, उसको बचाते हुए निकल जाते हैं और पूरा इस तरीके से बदनाम करते हुए एक हफ्ते में मीडिया ने जो बद किरदार निभाया है। शोएब जामई साहब जो है ये विक्टिम है। कौन, आप जो विक्टिम, जो मजलूम मान रहे हैं, वो कौन सा ऐसा जुल्म हुआ है? क्या इससे आप इनकार कर सकते हैं कि वहां कोरोना मुतासरीन नहीं थे? कोरोना मुतासरीन पर क्या कोई जुल्म हुआ है? उनको आइसोलेट किया गया, उनको क्वारंटीन में रखा गया, उनका इलाज चल रहा है। मौलाना साद साहब अभी आप बता रहे हैं कि वो सरकार के टच में है, तो उन पर जुल्म कौन सा हुआ जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं वो विक्टिम है? और जी, क्या मजलूम ऐसे होते हैं कि अलग अलग जिलों में जाकर छिप जाएं और इंतजामिया के अपील करने के बावजूद भी ना निकलें? ठीक है, 2-3 सवाल है, मैं सिलसिलेवार ढंग से इसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि देखिए, जो निजामुद्दीन मरकज से इवैक्यूएट किए गए 3000 लोग, उसके बाद जो है वो जिन जगह, पहली बात तो जो 3000 लोग थे उन सबको तो दिल्ली में ही क्वारंटाइन करके रखा गया है। दूसरी बात यह कि 25,000 लोग पूरे देश में जो जमात में जो गए थे उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया। तो जाहिर सी बात है वो सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का, तभी तो 25,000 लोग क्वारंटाइन हुए। दूसरी बात, कंफ्यूजन का ये मामला ये है कि भाई जो निजामुद्दीन मरकज आए या वो इज्तिमा में जमा हुए, आप उन्हीं को तो पकड़ करके या उनके संपर्क में आए हुए लोगों को यहाँ से क्वारंटाइन करेंगे। लेकिन जो जमातें धनबाद से रांची गई है या पटना से जमशेदपुर गई है, जिनका निजामुद्दीन से कोई लेना देना नहीं था, जो दिल्ली नहीं आए थे, उनको भी आप सिर्फ इस बुनियाद पर पकड़ के क्वारंटाइन करेंगे या इल्जाम मढ़ेंगे कि भाई ये जमात में गए थे? तो जमात में तो लाखों लोग जाते हैं एक वक्त में, कई हजारों की तादाद में पूरे देश में जमातें होती, तो सबको क्वारंटाइन थोड़ी करेंगे। ये पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, आपने कहा कि कैसे मजलूम है। भाई देखिए, पूरे दुनिया जब ये जानती है कि दावत तबलीग के लोग जो यहाँ से एक जो है बड़े ही पायस किस्म के लोग होते हैं और अल्लाह अल्लाह दीन की बात करते हैं, तो आपने उनको कहा कि ये डॉक्टरों पर थूकते हैं, जबकि उर्वी शर्मा रैना जो है वो ये डॉक्टर मौजूद थी दिल्ली निजामुद्दीन इवैक्यूएशन के टाइम पे, उसने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा कि उन्होंने एक बार भी बदतमीजी नहीं की, नॉट इवन वंस। एक आदमी ने अभी तक थूकने वाला जो है ना वीडियो आता है और ना ही कोई सामने आकर कहता है कि मुझे थूका गया। फिर भी आपने पूरे जमात को बदनाम कर दिया है थूकने वाली जमात। शोएब जामई साहब, नहीं, खत्म कर रहा हूं नहीं, प्लीज।
कि नहीं, देखिए आप बीच घूम में फिर बंद कर एक ही जवाब आपके पास है। आपके पास ये जवाब नहीं है कि दूसरा मौलाना जवाब साद दे साहब रहा हूं। कहाँ हैं। मैं आपके पास ये जवाब नहीं है कि मुस्लिम कौम रुस्वा हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है। आपके पास ये देखिए जवाब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय कौम के लोग मुत्तहिद होकर कौम के रहनुमा अकाबरीन निकल कर सामने आए और कहें कि साहब इन 2000 लोगों की वजह से 20 करोड़ मुसलमानों को निशाना ना बनाया जाए। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। आपके पास जवाब यही है कि जो आप दूसरी दलीलें दे रहे हैं कि आप इस तरह से बातें कर रहे हैं, आप अफवाह फैला रहे हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, आप इसी पर सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन आप अपने इदारों में नहीं गए कि मौलाना साद साहब को से मुलाकात की जाए, उनसे मिला जाए, उनसे सारे मौकफ लेके फिर एक मिल्ली क़यादत, एक मुश्तरका क़यादत निकलकर सामने आए और कहे कि साहब मुसलमानों को ना बदनाम किया जाए, हमसे गलती हुई है और सैकड़ों की तादाद में हमारे मुतासिरीन हैं, हम इसको कबूल करते हैं। नहीं, देखिए ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि कोरोना कोई अपराध नहीं है बल्कि एक बीमारी है। एक मानवीय संवेदना होनी चाहिए। जो बीमार हुए बेचारे वो खुद परेशान है, वो इसीलिए तो अभी आप कह रहे हैं कि जो लोग धनबाद से रांची गए इनको क्वारंटीन में नहीं रखा जाए। अब तो डेटा तो ये है कि जो ट्रेन से दिल्ली से धनबाद गए हैं वो जमात के लोगों से मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ये तो जांच का सब्जेक्ट है ना, ये तो बाद में पता चलेगा। आप पहले ही इसका एनालिसिस कर रहे हैं। नहीं तो अगर क्वारंटीन में रखा जा रहा है तो उनके इलाज के लिए, उनकी बेहतरी के लिए 14 दिन 15 दिन का आइसोलेशन पीरियड होता है, क्वारंटीन पीरियड होता है, अगर वो उनको रखा जा रहा है, आप उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप समझ के भी शायद नहीं समझना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी जमातें अपने मोहल्लों से दूसरे मोहल्लों में जाती है या फिर अपने शहर से दूसरे शहर जाती है जो निजामुद्दीन नहीं आती। 90% जमातें जो निकलती है पूरे देश में वो निजामुद्दीन दिल्ली नहीं आती। सिर्फ 10% जमातें दिल्ली आती हैं जो कि दूसरी जगह जाती है या 1-2 दिन ठहर करके कहीं और चली जाती है। तो 10% लोग तो मैं समझता हूँ कि चलिए ठीक है आप उनको क्वारंटाइन करेंगे, लेकिन कोई आदमी 1 महीने पहले भोपाल गया है, 2 महीने पहले भोपाल गया है इज्तिमा में, जो निजामुद्दीन गया भी नहीं था, अब आप उसको पकड़ करके बवाना के खेत में ले जाकर के मारेंगे। तो क्या जमात की तरफ से, शोएब जामी साहब, क्या जमात की तरफ से उन तमाम लोगों का डेटा दे दिया गया जो मार्च से लेकर लॉकडाउन तक, जब तक ये पूरा मामला सामने नहीं आया, उस वक्त तक जितने लोग मरकज आए और मरकज से अलग अलग इलाके, चाहे वो तमिलनाडु में गए हों, चाहे वो जम्मू में गए हों, चाहे वो कश्मीर में गए हों, चाहे वो झारखंड गए हों, चाहे यूपी के अलग अलग जिलों में गए हों, क्या इसका डेटा जमात की तरफ से दे दिया गया है? बिल्कुल दे दिया गया है। और उसी डेटा के बुनियाद जी उसी डेटा के बुनियाद पर केजरीवाल ने जो है वो बाकी राज्यों को जो है वो डेटा सौंपा था। दिल्ली सरकार को मरकज की तरफ से वो सारा डेटा दे दिया गया है। लेकिन जो क्राइम ब्रांच की जांच करने टीम आई थी वो कह रही थी कि भाई पिछले 4 महीनों में जो आपके यहाँ जो लोग आए या फॉरेन के लोग आए उसका भी डेटा दीजिए। तो उस पर मौलाना ने ये जवाब दिया कि भाई आपने तो खुद मरकज को बंद करके रखा है और वहां जो रजिस्टर जो यहाँ से रखा हुआ है उसी में सारी चीजें डेटा मौजूद है, आप मरकज खुलवा दीजिए तो 4 महीने पहले का भी डेटा आपको मिल जाएगा। 4 महीने क्या 40 साल पुराने का भी डेटा मिल जाएगा। वहां तो सारी चीजें रिकॉर्ड में होती है ना। लेकिन पिछले 1 महीने का जो मामला था और जो लोग 13 तारीख को जमा थे और जो तमिलनाडु से आए थे या तेलंगाना से आए थे, उन सब का डेटा दिल्ली सरकार को जो है मरकज ने दे दिया है और उसी के बुनियाद पर केजरीवाल ने दूसरे राज्यों को वो डेटा भेजा जिस वजह से 25,000 लोग क्वारंटाइन में रखे गए। तो यहाँ बात मामला खत्म हो गया, उनको क्वारंटाइन में रख दिया गया। अब वो लोग सब ठीक होकर के घर आ जाएंगे। जो बीमार है उनके लिए दुआएं करना चाहिए कि वो अल्लाह ताला उन सबको ठीक कर दे और उसके घर तक कोई मामला ना पहुंचे। लेकिन इसको डिमोनाइज मत कीजिए, बदनाम मत कीजिए। भाई एक लापरवाही साहब, हम बदनाम नहीं, हम मामलात को वाजे करने के लिए बैठे हैं। हम बदनाम करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम मामलात को वाजे। अगर आप भागेंगे तो बदनाम होंगे, अगर आप छिपेंगे तो आप पर इल्जाम आएगा, अगर आप जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे तो आप पर शक की निगाहें उठेंगी और सिर्फ आप ही पर नहीं उठेंगी, तमाम मुसलमानों पर उठेंगी। शक के दायरे में मुल्क का तमाम मुसलमान आएगा। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर जवाब जानूंगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो शोएब जामी से जानने की हम कोशिश करेंगे कि जमात जो लगे हैं उसके ऊपर अपने आकर सफाई पेश करनी जरूरी है और इसलिए लगातार कोशिश की जा रही है कि जितने भी आप ये अगर कहा जा रहा है कि उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तो आप सामने आकर जवाब दीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। तो मुसलसल हम बात कर रहे हैं जमात, जमीयत और सुप्रीम कोर्ट की, जिसको लेकर हमारे साथ इस वक्त शोएब जमाई साहब भी जुड़े हुए हैं और अब्बास मेहदी भी जुड़े हुए हैं। शोएब साहब, जो सवाल यहाँ पर कर रहे थे अब्बास मेहदी, मैं भी आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि बाकी लोगों को भी जो मरकज नहीं आए थे, मरकज हजरत निजामुद्दीन में, उनको भी क्वारंटीन में रखा जा रहा है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि अगर सरकार उनके बारे में सोच रही है या फिर उनको क्वारंटीन कर रही है तो उसमें हर्ज क्या है? आप ठीक है कि अगर नहीं गए हैं वो, इसके अलावा भी मुल्क में अलग अलग जगह पर मामले आ रहे हैं, वो अगर मरकज निजामुद्दीन नहीं गए हैं और उनके क्वारंटीन उनको किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है, तो उसमें हर्ज क्या है बताइए। देखिए, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही कि जैसे हमारा मोहल्ला है और मैं जमात में, यहाँ से मैं निजामुद्दीन नहीं गया, दिल्ली नहीं गया, किसी दूसरी जगह धनबाद शहर में मैं जमात में गया, तो जब हमारे यहाँ हेल्थ ऑफिशियल आते हैं मुझे लेने के लिए कि भाई आपको भी क्वारंटाइन करेंगे, तो पूरे आसपास मोहल्ले में जो हमारे गैर मुस्लिम हजरात है, गैर मुस्लिम साथी हैं, वो ये समझते हैं कि अरे ये भी बहुत बड़ा अपराधी है और ये कोरोना बम है, ये कोरोना जिहादी है, ये तो हमारे को कोरोना फैला देगा। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, उनका निजामुद्दीन से कोई लेना देना नहीं। वो तो अपने यहाँ 1 महीने पहले यहाँ से किसी जगह अपने शहर से दूसरे शहर जमात में गए थे, जैसे उमूमन तौर पर चलता है। तो ये जो परसेप्शन बन रहा है उसकी वजह से उनके पूरे घर परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक ऐसे ही मामला हिमाचल प्रदेश में ये सामने आया है। हिमाचल प्रदेश में कासिम नाम का एक शख्स था, वो आज से 2 महीना पहले भोपाल के इज्तिमा में गया हुआ था। वो निजामुद्दीन कभी गया भी नहीं था। जब भोपाल के इज्तिमा में गया तो वहां पे जब उसके घर पे पुलिस गई और प्रशासन गई और उनको कहा कि भाई तुम तो भोपाल इज्तिमा में गए थे तो तुमको भी क्वारंटाइन करेंगे। और जब क्वारंटाइन से जब वो वापस आया है तो उसको, जबकि वो निजामुद्दीन नहीं गया था, 13 तारीख को वहां कांग्रेगेशन में भी नहीं था, तो जब वो वापस आया तो आसपास मोहल्ले के लोग इतना उसको प्रताड़ित कर रहे थे, जहनी तौर पर इतना उसको परेशान किया कि उस लड़के ने आत्महत्या कर लिया। खुदकुशी करने के लिए वो मजबूर हो गया। कासिम, उसका क्या गुनाह था? ऐसे मामलों के ऊपर बिल्कुल निगाह रखी जा रही है। मैं आपके पास लौटूंगा शोएब जमाई। बस मैं भी आपसे समझना चाहूंगा, देखिएगा ये पूरा मामला जो है बहुत सेंसिटिव है और जो हमारे नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं वो भी इस बात को समझ रहे होंगे कि जिस तरीके से शोएब जमाई साहब बता रहे हैं कि लापरवाही बढ़ती गई है। मैं एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसे मौकों के लिए अब आगे क्या कुछ इल्जाम होंगे और तबलीग का जो एक मुस्तकबिल है उसको किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, अब तो ये कानून काम करेगा कि तबलीगी जमात का क्या होगा मुस्तकबिल, क्या होगा जमात का, क्या होगा जमाती का, क्या होगा मरकज का। लेकिन मुझे अभी मैं शोएब जामई साहब को सुन रहा था, मैं बहुत मायूस कुन हूं। मुझे ये सुनकर के हमेशा हमारी कौम, कम से कम हिंदुस्तान में, एक शिकवा बलब कौम बनकर रह गई है। हम हमेशा हर बात में शिकवे वाले गोशे को अख्तियार करते हैं। आप पूरी मैं और किसी तहरीक का जो भी पिछले दिनों चली उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे उलेमा ने, हमारे अकाबरीन ने, हमारी क़यादतों ने, हमारे रहनुमाओं ने हमें हमेशा इसी तरह से हमारे साथ यही सलूक किया। आज आप देखिए कि तबलीगी जमात का जो पूरा मामला है, हम शोएब जामई साहब देखिए, आप उनसे सवाल कर रहे थे कि आप 13 तारीख को कहाँ थे, 16 तारीख को कहाँ थे, 22 तारीख को कहाँ थे, 24 तारीख को कहाँ थे, 25 तारीख को कहाँ थे, ये ऐलानात हो रहे थे। उस पर वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट चल रही थी साहब, फला मंदिर खुला हुआ था साहब। तो फिर आप एक आइडियल कौम बनने का दावा छोड़ दीजिए, फिर आप कहिए कि नहीं हम हमारे साथ गलत नहीं, और क्योंकि हम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कर रहे हैं, तो आप ये भी कबूल कीजिए कि हाँ हम सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा ना, तो आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हाँ हमें मालूम था लेकिन हम डटे हुए थे क्योंकि पार्लियामेंट चल रही थी, फला मंदिर खुला हुआ था। ये एटीट्यूड कौम का हो चुका है। और मेरी जो जानकारी है, इतनी बड़ी तादाद में एक जगह लगातार इतने लोग उन तारीखों के बाद नहीं थे। किसी भी सोशल, रिलीजियस, कल्चरल गैदरिंग पर 13 तारीख से पूरी तरह से पाबंदी थी। बड़े बड़े मॉल बंद हो गए थे, पब, डिस्को जहां पर गैदरिंग होती है बंद कर दिए गए थे। उसके बाद भी जमात का मरकज खुला हुआ था और उसके बाद भी हम उसको कबूल नहीं करते। हम उसकी दलील में दूसरी दलीलें ले आते हैं वजाहत के लिए, हम उसको कबूल नहीं करते। जबकि हमें कबूल करना, उलेमाए कराम को ये कबूल करना होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि तबलीगी जमात की वजह से सैकड़ों लोग मुतासिर हुए हैं। तबलीगी जमात के मुतासिर सैकड़ों हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ हज़ारों की तादाद में है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि तबलीगी जमात ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि और सारी तंजीमें
एक होकर, मुत्तहिद होकर, मुश्तरका तौर पर कम से कम इस वक्त जो हालात हैं उसमें निकलकर सामने आए और अपनी गलती को कबूल करें, बजाय इसके कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं कि भाई हमारे साथ तो बदनीयती से काम किया जा रहा है, बदनीयती से मुश्तहिर मुहिम चलाई जा रही है। इसके बजाय ताकि आप सिर्फ 2000 लोगों को बचाने के लिए आप 20 करोड़ लोगों के पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। जैसे पिछले जुमे में आपको याद होगा कि 2 या 3 मस्जिदों में 2 या 3 मस्जिदों में ही नमाजें हुई। मैं ये अभी जो पिछला जुमा गया है उसमें हमारे पास 3 मस्जिदों से, श्रीनगर की एक मस्जिद से, मुर्शिदाबाद की एक मस्जिद से और एक मस्जिद छिंदवाड़ा की मस्जिद थी। 3 मस्जिदों से नमाजें अदा हुई, जिद के तौर पर हुई। मैं तो ये कहता हूं क्योंकि लोगों में बेदारी थी, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर लखनऊ, भोपाल की जामा मस्जिदें बंद थीं। अइम्मा किराम ऐलान कर रहे थे, अपील कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? मतलब 100% में सिर्फ 3 मस्जिदों को नमूना बनाकर आप रुस्वा हुए, आप जलील हुए। तो ये जिद है। और इन मस्जिदों, ये जो नमाजी थे, ये जो नमाज पढ़ने गए, मैं इन्हें नमाजी नहीं मानता, मैं तो इन्हें रुसवाई का बाइस मानता हूं। तो मैं इसी तरह से, जैसे वो 3 मस्जिदों के नमाजी हैं, मैं उनको नमाजी नहीं मानता, मैं उसी तरह से तबलीगी जमात के मरकज के उन जमातियों का एहतराम नहीं करूंगा जब तक कि ये जमात के जिम्मेदारान निकलकर सामने नहीं आएंगे और अपनी गलती कबूल नहीं करेंगे। शेख जामा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि गलती जिन जिन से हुई है सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। आप सिर्फ तबलीग जमात वालों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी गलती मान तो मैं आपसे सवाल किस पे करूं मौलाना साहब? मैं आपसे उम्मत मुस्लिमा के अलावा सवाल किससे करूं? मैंने तो इसी तौर पर आपको मदऊ किया है, दावत दी है, बुलाया है। नहीं, सवाल आप मुझसे जरूर करेंगे और उसका जवाब तो मैं बहुत माकूल तौर पर भी फिर आप वही एटीट्यूड आपने दिखाया कि सिर्फ गलती हमारी नहीं है। मतलब आप मानेंगे नहीं कि फला गलती कर रहा है, अगर कोई चोरी कर रहा है तो हम भी चोरी करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर चोरी हो रही है। आप मुआशरे की इस्लाह नहीं करेंगे। सुनिए, क्योंकि लोगों तक सही बात पहुंचाना जरूरी भी है कि जब डेमोक्रेसी है ना, इस लोकतंत्र में यहां से आप सारी चीजों को सामने रखना जरूरी है। एसडीएम की गलती है तो उसको भी सामने रखेंगे, और 80% से ज्यादा फेक न्यूज खबरें चलाई जाती है तो उसको भी सामने रखेंगे, वरना नैरेटिव बहुत गलत चला जाता है। आप मुझसे सवाल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमने बार बार कहा कि लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, अब उससे ज्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जब आप गलत नैरेटिव चला के लोगों के जहन में जहर भरते हैं, तो उसके लिए आप चले गए ना, सुप्रीम कोर्ट गए ना, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या कह दिया है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह दिया गया ना। तो आप ये समझिए कि अगर मैं उन बातों को सामने ला रहा हूं और आपके डिबेट में भी ये कह रहा हूं, तो इसमें मैं क्या जुर्म कर रहा हूं या फिर मैं इसमें क्या गलत कह रहा हूं? सारी पहलुओं को सामने लाइए। सारी पहलुओं को जब आप सामने लाएंगे तो लोगों को जो है जज करने में आसानी होगी कि तबलीग जमात वालों की कितनी गलती है, या क्या मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार है, या सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना है या ना करना है, ये जनता शेख जामे साहब, बाकी आधा ईमान है, ये तो आपको भी मालूम होगा ना, बाकी आधा ईमान है। और हदीस का भी अगर मैं हवाला देना चाहूं तो आपको पता होगा कि जो बीमार ऊंट है उनको सही ऊंट के साथ रखने के लिए मना किया गया है। उसके बावजूद भी अगर उनको लग रहा था कि उनके अंदर इस तरह का मामला है तो कम से कम या तो उनको पहले ही चेकअप करना चाहिए था। इतना बड़ा मरकज अगर चलाया जा रहा है तो क्या उस मरकज के अंदर एक डॉक्टर हायर नहीं किया जा सकता था? शोएब जामाई साहब हमारे साथ, उनका राब्ता टूट गया है। लेकिन अब्बास, क्योंकि जो सवाल है वो कई तरीके के जो उठा रहे हैं शोएब जामाई साहब, जो आपने बात कही है कि अपनी गलती का एहसास नहीं है लेकिन दूसरा गलती कर रहा है, उसकी दलील दी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं लगातार वही बात कर रहा हूं कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों को ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि गलती हो गई, चूक हो गई। हमें ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह के हालात बेकाबू हो जाएंगे, और हमें नहीं इसका एहसास था। इसको बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के साथ कबूल कर लेना चाहिए कि हाँ साहब, हमारे मरकज़ में बैरून मुल्क के जमात के हजरात थे, दावत व तबलीग के सिलसिले में इंडोनेशिया से, मलेशिया से, बांग्लादेश से, दूसरे मुल्कों से आए हुए थे। हमें पता था, हम तमाम दलीलों को, तमाम हिदायतों को सुन रहे थे, हम जान रहे थे, लेकिन हमें ये एहसास नहीं था कि हालात इतने बेकाबू हो जाएंगे। ये सीधे सीधे सच्चाई के साथ इसको कबूल करके सामने आ जाना चाहिए, ताकि चंद लोग, मुट्ठी भर लोगों की वजह से अक्सरियत मुतासिर ना हो, अक्सरियत पर सवाल
न उठे। इस मुल्क का मुसलमान हमेशा इस मुल्क की बेहतरी के लिए कदम उठाता है, बेहतरी के लिए काम करता है, लेकिन इसी तरह के वाक़यात, इसी तरह के लोग, इसी तरह की जमातें, इसी तरह की तंजीमें, इसी तरह के इदारे इन वाक़यात के साथ हमेशा पूरी उम्मत को, पूरी मिल्लत को, पूरे मुआशरे को, पूरी बिरादरी को शक के दायरे में खड़ा करते हैं। और मैं ये भी तय करता हूं कि मुतालबा करता हूं कि अगर जमात के लोग निकलकर नहीं सामने आ रहे हैं तो मेजॉरिटी जो मुसलमान है वो निकलकर सामने आए, जो और मुसलमान हैं जो मुस्लिम क़यादतों का दम भरते हैं वो निकलकर सामने आए, वो कहें कि साहब हाँ गलती हो गई है और जो इसके जो भी अगर किसी को क्वारंटीन करना है उनको क्वारंटीन कीजिए, किसी को सज़ा देनी है उनको सज़ा दीजिए, हम कानून के तहत उसको कबूल करते हैं। लेकिन वो क़यादतें भी खामोश हैं, जमात के लोग भी खामोश हैं और जमीयत उलमाए हिंद इस बीच में सुप्रीम कोर्ट जाती है कि हमारे साथ मुतासिबाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास मेहदी आपका, और हमारे साथ शोएब जामी जुड़े था, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर अब ये देखना अहम होगा कि जमात, जमीयत और सुप्रीम कोर्ट के मामले में आखिर तबलीग जमात का मुस्तकबिल क्या होने वाला है, और जो लाइल्मी और लापरवाही की बात निकलकर सामने आ रही है इसका फैसला आवाम करेंगे। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।